acceleration. So for acceleration जिसको कहते हैं proper acceleration. So the for acceleration is again defined in the same fashion, that it is defined as the rate of change of for velocity with respect to proper time, again proper time, as the particle is moving along its world line. जो वर्ल्ड लाइन या फिर ट्रेजेक्टरी के साथ लंग मूव कर रहा है, तो प्रॉपर टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, that is going to be proper acceleration. So it is defined as a nu. Okay, this is a symbol that is used. All right, so what is a nu? A nu is simply d u nu upon d tau. That's it. The rate of change of force velocity with respect to proper time. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? force velocity क्या है हमें पता है. force velocity है d u naught upon d tau. ठीक है. So d u1 its components will be d tau. ठीक है. So d u2 its components will be, ठीक है, and d u3 upon d tau. These are the components associated with the acceleration. So if these are the components, सबसे पहले again we can use कि proper time जो है it is nothing but dt is equal to gamma d tau. So d tau is equal to dt upon gamma. I can use this expression. So if I use the expression, gamma will come out. I will get du naught upon dt. ठीक है. du1 upon dt. ठीक है. du2 upon dt. ठीक है. And du3 upon dt. So what are these quantities? These quantities are nothing but gamma. du naught क्या है? c dt है. ठीक है. And du1 क्या है? du1 is nothing but the velocity associated with your this thing, क्या बोलते हैं? The ordinary velocity. So gamma c. So this is nothing but the velocity v1, d v1. नहीं, यहाँ पे एक गामा को बाहर नहीं निकालते, एक सेकंड, बिकॉज गामा के अंदर भी एक वेलोसिटी का टर्म है ना. सर एक्सक्यूज मी. या सर एक डाउट है, प्रॉपर वेलोसिटी में हमने जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करी है, और जो टाइम है वो हमने दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसीडर करा है. हाँ हाँ. तो सर ये तो थोड़े वो है ना, मतलब इनकंसिस्टेंसी ना इसमें कि हमने डिस्प्लेसमेंट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और टाइम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए. देखो, अगर तुम पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेलोसिटी डिफाइन करोगे तो हमेशा जीरो रहेगा ना. हाँ सर. पार्टिकल तो हमेशा रेस्ट पे है. हाँ सर वो तो ठीक है. तुम अगर एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हुआ ना. हाँ सर ठीक है. फिर तो तुम दोनों को तो तुम नहीं ले सकते ना. नहीं सर, मतलब बट अगर हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करा है पार्टिकल का, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम यूज करके ना हमको हमने. हाँ वो मैं बताया मैं क्यों नहीं यूज किया. ठीक है. सो डी यू न्यू अपॉन डी टी अगर मैं करूँ ना, तो ये जो क्वांटिटी है इट इज नॉट इनवेरिएंट अंडर अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट नहीं है. इनवेरिएंट नहीं है होने का मतलब क्या है कि जो है इट डज नॉट बिहेव एज अ फोर वेक्टर. तो मैं उसको फोर वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब मैं नहीं यूज कर सकता इसके साथ. क्योंकि क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटीज चेंज हो रही है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है और टाइम पीरियड भी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है. और क्योंकि हमारे यूनिवर्स में इनफाइनाइट ऑब्जर्वर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग होंगी और उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा. तो हमें फायदा क्या है? We are interested in those equations of motion जो हम consistently apply कर सकते हैं. हम तो उन्हीं equations और उन्हीं physical quantities में interested रहते हैं जिसको consistently across all independent inertial frames of reference apply कर सकते हैं. अगर हम apply नहीं कर सकते तो क्या फायदा है? समझ लो. इसलिए जब the moment जो मैं जो time period जो है मैं
डी टाउ लेता हूं, नाउ दैट इज समथिंग डिफरेंट. अगर मैं यू म्यू के डी टाउ लेता हूं ना, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच ट्रांसफॉर्म्स यूजुअली अंडर एलटी लाइक सॉरी मैंने यहाँ पे u क्यों लिखा है, तो ये x है ना, तो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, x है ना, सॉरी. हाँ, it usually transforms under this. So u mu bar is equal to lambda nu mu u. So ये transformation equation along with the other properties of four vectors is satisfied by this particular quantity. तो इस quantity को हम जैसे दूसरे physical quantities के साथ compare कर सकते हैं और उससे meaningful inference निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट रहता है, ये फिजिकल क्वांटिटी, जैसा मैंने अभी दिखाया तुम्हें प्रूव करके. यस सर. है ना. तो क्योंकि ये क्वांटिटी है इसलिए हम टाइम जो है ओरिजिनल प्रॉपर फ्रेम में रहता है. इनफैक्ट मैं मोमेंटम को भी वैसे ही डिफाइन करूंगा, मैं एक्सीलरेशन को भी वैसे ही डिफाइन कर रहा हूँ, मैं फोर्स को भी वैसे ही डिफाइन करूंगा कि कोई भी पार्टिकल जैसे तुम्हारा मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है, ठीक है, तो बाकी सारी जो फिजिकल क्वांटिटी वो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन जो टाइम है वो ऑब्जेक्ट का क्लॉक होगा. ठीक है, द टाइम विल बी ऑब्जेक्ट्स क्लॉक, टाइम इंटरवल विल बी द ऑब्जेक्ट्स क्लॉक. इसलिए हम इसको प्रॉपर टाइम कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ऐसा क्वांटिटी चाहिए जो स्केलर इनवेरिएंट हो. ठीक है, हम ऐसा क्वांटिटी नहीं चाहिए जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चेंज होता रहे, फिर हम कर ही नहीं पाएंगे कैलकुलेशंस, दिक्कत हो जाएगी बहुत. इसलिए ये जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये है कि हम पार्टिकल की एक्सीलरेशन को स्टडी कर रहे हैं, फोर्स स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं, तो टाइम जो है वो तुम्हारा जो है पार्टिकल के रेस्पेक्ट में होगा. सिर्फ टाइम ही नहीं, कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट मास. तो पार्टिकल का जो रेस्ट मास है, हम जो है अभी तुम देखोगे जब मैं मोमेंटम को डिफाइन करूंगा और जो फोर्स में डिफाइन, उसमें भी मैं रेस्ट मास लूंगा, मैं रिलेटिविस्टिक मास नहीं लूंगा. क्यों? क्योंकि रेस्ट मास भी is nothing but proper mass. Proper mass मतलब it is defined from the perspective of the rest frame of reference of the particle. ठीक है ना. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे टाइम हो गया, मास हो गया, उनको हम प्रॉपर इनवेरिएंट फॉर्म में ही लिखते हैं. देन आवर होल सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिकम कंसिस्टेंट. Otherwise, they will not be consistent. We will not be able to deal with them. We will not be able to write our equations of motion with them. We will not be able to do relativistic kinematics calculations with them. That is the challenge. ठीक है. तो हम अगर फोर वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, then we have to make sure कि हमने जो रूल्स डिफाइन किया था फोर वेक्टर का कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट जो है इनवेरिएंट होना चाहिए, वो सारा सेटिस्फाई करना चाहिए. नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इट्स नॉट अ फोर वेक्टर. ओके लक्ष्य. सो मैं एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहा था. अगेन एक्सेलरेशन में भी थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया इसमें. सो एक्सेलरेशन इज इसको मैं दोबारा लिखता हूँ. Okay, so let us write down the acceleration again using this expression. I can say that this is equal to du mu upon dt, right? d tau के जगह पे dt आ गया तुम्हारा. Saurav is again joining right now. So dt के जगह पे d tau हो गया. ठीक है, अब जो है I can write down these components. So gamma d by dt of u mu. ये क्या u क्या है? u contains the components of c. So u is the proper velocity, contains the components of c. Mu v1, gamma v2, gamma v3. Okay, so this is gamma v1, gamma v2 and gamma v3. So this is nothing but gamma d by dt of gamma c, d by dt of gamma v1, d by dt of gamma v2 and d by dt of gamma v3. ओके, तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं. ठीक है, गामा कंटेन्स द वेलोसिटी टर्म. ठीक है, and I am doing a time derivative with respect to not only gamma but also with a product which is velocity. तो इसलिए हमें यहाँ पे chain rule use करना पड़ेगा. So what will you do is gamma. So c is a constant, so c will come outside. So this is going to become d gamma upon dt.
ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है इसको हम लिख सकते हैं गामा डी v1 अपॉन डी टी प्लस v1 डी गामा अपॉन डी टी, ठीक है। सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं गामा डी v2 अपॉन डी टी प्लस v2 डी गामा अपॉन डी टी, एंड जो थर्ड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं गामा डी v3 अपॉन डी टी प्लस v3 डी गामा अपॉन डी टी। ऑलराइट, सो बेसिकली यू एंड अप गेटिंग गामा c e गामा अपॉन डी टी। सो यहाँ पे जो है ये जो टर्म है दिस इज गामा into d by dt of vx, this is gamma into d by dt of vy, this is gamma into d by dt of vz। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ d gamma d v वेक्टर ऑर्डिनरी वेलोसिटी टर्म्स है ना अपॉन dt। ऑलराइट, सारे को मैं कंबाइन कर दिया, या फिर मैं इसको vi भी लिख सकता हूँ, vi लिख सकता हूँ अगर i goes from 1 to 3, या फिर मैं इसको वेक्टर के टर्म्स में लिख देता हूँ। और जो दूसरा है तुम्हारा ये दिस इज vx इंटू डी गामा बाई डी टी, vy इंटू डी गामा बाई डी टी एंड vz इंटू डी गामा बाई डी टी। तो इसको मैं लिख देता हूँ v डी गामा अपॉन डी टी, राइट। सो दिस कंटेन्स थ्री सेपरेट टर्म्स, जिसको मैंने एक टर्म पे लिख दिया। सो व्हाट इज डी v ordinary velocity by dt? This is nothing but ordinary acceleration. This is ordinary acceleration. So this can be written as gamma c d gamma upon dt. So gamma ordinary acceleration plus v d gamma upon dt. So this is your acceleration for vector. This is your acceleration for vector. Okay, it might look a little bit complicated, but this is what it is. ठीक है, and this acceleration for vector also satisfies all the other properties of transformation. It also satisfies the property of invariance as you go from one frame of reference to another. इसका जो magnitude है constant रहता है। Excuse me, sir. सर ये d gamma by dt है, ये वेरी करेगा क्या? तो कांस्टेंट होता सर। गामा क्या है? 1 अपॉन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ना। ये v क्या है? सर वो जो फ्रेम होता है उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी ना। यहाँ पे हम दो फ्रेम्स के बीच में कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो v है वो पार्टिकल का वेलोसिटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ हम क्या करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में दो फ्रेम्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि एक फ्रेम दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। अभी हम फ्रेम्स के बीच में कंपैरिजन कर ही नहीं रहे ना। अगर करेंगे तो मैं लिखूंगा ए बार म्यू, फिर इसके मैं बोलूंगा फिर जो है ए बार म्यू इज इक्वल टू दिस, ये इनवेरिएंस हो गया, फिर ए बार सॉरी ए म्यू ये सब तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यूज कर रहा हूँ। एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन किया, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन किया, फिर एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को डिफाइन किया। तो डिफाइन करने के बाद टाइम पे जो वेलोसिटी v है वो किसका है? वो पार्टिकल का वेलोसिटी है। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम पे पार्टिकल का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर के टाइम पे पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और कुछ नहीं है। ये जो v है, ठीक है। सो दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, पार्टिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग xyz डायरेक्शन।